प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे समास। देखिए, समास के ऊपर हम विस्तार से अभी बातें नहीं कर रहे हैं। जब टॉपिक स्टार्ट होगा व्याकरण में समास का, तब हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। कक्षा 10वीं की किताब में, किताब का नाम बोलें तो सेमुसी का सेकंड भाग के पाठ नंबर प्रथम के अंत में आपको योग्यता विस्तार दे रखा है, जिसमें आपको समास के बारे में लिखा हुआ है। हमने अव्ययी भाव समास पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए, हमने तत्पुरुष समास के बारे में परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी? कि जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद हो और उत्तर पद प्रधान हो। जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद हो और उत्तर पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास होता है। देखो, इसके बारे में जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद हो, पूर्व पद संज्ञा पद हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। अब सूत्र क्या है? जो ये परिभाषा, जैसे अव्ययी भाव समास में मैंने सूत्र लिखाया था, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान है, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान है, तत्पुरुष है। ये इसका सूत्र है। ये क्या कह रहा है? प्राय उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता जिसमें होती है, वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे परिभाषा जो मैंने लिखाई है ना, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा दी है, समझिए। ये कह रहा है कि प्राय जिस समास का उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो, उत्तर पद का अर्थ हमने क्या लिखा? उत्तर पद प्रधान हो या उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो, ठीक है, वह तत्पुरुष समास होता है। तो हमने इसको बड़ा चढ़ा के लिखा है कि जिस समास का पूर्व पद संज्ञा पद हो और तथा उत्तर पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ तक आ गया समझ में? अब ये तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? ए नंबर पे ले हम व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरे नंबर पे क्या लेते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब समझो इसको। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिस समास में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। और जिस समास में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वह समानाधिकरण तत्पुरुष है। देखो, इससे पता लग रहा है जिस समास में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और जिस समास में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास।
बात करें विद्यार्थियों, ये व्यधिकरण तत्पुरुष जो समास है विभक्तियों के आधार पर इसके 6 प्रकार हैं। विभक्तियों के आधार पर कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। देखो विभक्तियों के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। देखो विभक्तियों के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर, विभक्तियों के आधार पर 6 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 6 भागों में विभक्त है। 6 भागों में विभक्त है। कौन सा समास? वैधिकरण तत्पुरुष समास। ये जो वैधिकरण तत्पुरुष समास है विभक्तियों के आधार पर 6 भागों में विभक्त है। कौन कौन से भागों में? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। दूसरा है तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास। तीसरा है चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास। चौथा है पंचमी तत्पुरुष समास। पांचवा है षष्ठी तत्पुरुष समास। छठा है सप्तमी तत्पुरुष समास। अब आप समझेंगे यहाँ पे, एक एक उदाहरण इनका लेंगे भाई। जिसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी वो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, जिसमें तृतीय लग जाएगी तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी विभक्ति लग जाएगी पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति लग जाएगी तो षष्ठी तत्पुरुष समास, और सप्तमी विभक्ति लग जाएगी तो सप्तमी तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण में आपको यहाँ पे मैं दे देता हूँ समास और यहाँ पे दे देते हैं विग्रह। ये तो समास हो जाएगा और यहाँ पे विग्रह। एक एक उदाहरण हम पढ़ लेते हैं, समास और विग्रह, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे समास आ गया ग्राम गत है। हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या पढ़ी है कि जिस समास का पूर्व पद संज्ञा हो, संज्ञा पद हो, तो ग्राम ये संज्ञा पद है, तथा उत्तर पद प्रधान हो, ये उत्तर पद प्रधान है। भाई ग्राम संज्ञा है तो उत्तर पद क्या बचा? गत है, ये प्रधान है। प्रधान का मतलब ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। देखो जैसे गत है हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, उत्तर पद है, भाई प्रधान है। अब ये द्वितीय तत्पुरुष में आता है तो ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे आप, ग्राम में द्वितीय लगा दीजिए ग्रामम, ग्रामम गत है। ये विग्रह हो गया इसका, ग्रामम गत है, समझ गए। तो इस तरह से तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण लेते हैं। एक एक उदाहरण पढ़ रहे हैं। अब जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो एक के ही 10 पढ़ेंगे हम, ध्यान रखना। अभी बेसिक जानकारियां हैं, केवल आपको सीखना है, बोध करना है, समझना है। जैसे तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण लेता हूं मैं, हरित्रात है, हरित्रात है, हरित्रात है। अब त्रात है उत्तर पद है, इसको तो प्रधान करना है, त्रात है। अब हरि शब्द में तृतीय लगा दो, हरिणा, क्या लगा देंगे? हरिणा। तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, समझ गए। चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण लेते हैं, जैसे युप दारू, युप दारू, युप दारू। दारू देखो, युप मन होता है हवन, हवन, और दारू मन होती है लकड़ी।
हवन के लिए लकड़ी या हवन के लिए दारू का अर्थ ले सकते हैं हम सामग्री, हवन के लिए सामग्री। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखो, ग्राम गत है, गांव को गया हुआ। हरि त्रात है, हरिना त्रात है, यानी हरि के द्वारा की गई रक्षा, हरि के द्वारा रक्षा। ठीक है। अब युप दारू, ये ध्यान रखना, हवन के लिए सामग्री। तो दारू उत्तर पद है, ये प्रधान है। अब युप में लगा दीजिए चतुर्थी, युपाय, युपाय दारू। ये चतुर्थी विभक्ति लग गई तो इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में से एक उदाहरण लेते हैं, जैसे चोर भयम, चोर भयम, चोर भयम। अब भयम उत्तर पद है, ये ज्यों का त्यों प्रधान है। अब चोर में लगा दीजिए चौरात, चौरात पंचमी विभक्ति लगा दी हमने, तो पंचमी तत्पुरुष हो गया। ठीक है। षष्ठी में से लगाते हैं, देखो उदाहरण लेते हैं, राजपुरुष है, राजपुरुष है, राजपुरुष है, राजा का पुरुष। इसमें चोर भयम में देखो, चोर से भय, चोर से भय, तो चोर से भय हो रहा है तो पंचमी विभक्ति हो रही है। राजपुरुष, राजा का पुरुष, तो पुरुष जो सब वो है उत्तर पद है और वो प्रधान है, ज्यों का त्यों रख दिया। अब राज में लगाइए आप षष्ठी, राजन शब्द होता है, षष्ठी लगाएंगे तो राज्ञ है, राज्ञ है, पुरुष है, ये षष्ठी विभक्ति हो गई, ध्यान रखना, इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। सप्तमी तत्पुरुष की बात करें हम, सप्तमी तत्पुरुष जैसे अक्ष सोंड है आ गया, अक्ष सोंड है, अक्ष सोंड है। अक्ष मन होता है जुआ, सोंडे का मतलब होता है चतुर, जुए में चतुर, जुए में चतुर। अब उत्तर पद सोंड है, सोंड है तो आपका क्या रहेगा, प्रधान। अब अक्ष में लगा दो आप सप्तमी विभक्ति, अक्षेषु, अक्षेषु सोंड है, जुए में चतुर। जुआ एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार का हो सकता है। ठीक है। जुओं में चतुर, जुओं में चतुर, तो अक्ष सोंड है, जुओं में चतुर। ये एक एक उदाहरण हमने पढ़े हैं। अब आप समझो इनको। द्वितीय देखो, द्वितीय क्यों बोला, कर्ता ने कर्म को अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गांव को गया हुआ, ठीक है। करण से, करण में तृतीय विभक्ति होती है, तो हरि के द्वारा, देखो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, द्वारा लगाते हैं अपन, हरि के द्वारा की गई रक्षा। युप दारू, यानी इसको पढ़ो चतुर्थी को, यानी संप्रदान के लिए, इसमें कौन सी विभक्ति लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पेपर। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन में वही प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे संप्रदान में चतुर्थी आती है तो चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। तो युप दारू यानी हवन के लिए सामग्री, संप्रदान के लिए, हवन के लिए सामग्री। जैसे अपादान से अलग, यानी चोर से भय, जब भय हो रहा है तो भय हो रहा है तो वो दूर हटेगा, अलग होगा, समझ गए ना। जिससे हमें भय होता है, जैसे मैं कहूँ शेर से भय, सिंह भयम। अब शेर से जब भय होगा तो मैं शेर के पास जाऊंगा या उससे दूर होऊंगा, ऐसा जब डर लगेगा। ये तो है नहीं कि भाई शेर के समीप गए हम, डर लगेगा तो उससे हम थोड़ा दूर हटेंगे। तो शेर से भय या चोर से भय, तो पंचमी अलग हो रहा है, अलग होने के अर्थ में चौरात भयम, पंचमी विभक्ति हो गई। जैसे संबंध काके की, काके के अर्थ में षष्ठी विभक्ति आती है, राजा का पुरुष, राज्ञ है, पुरुष है। और में पे पर, अधिकरण में पे पर कौन सी विभक्ति आएगी, सप्तमी। तो जुओं में चतुर, जुओं में चतुर, अक्षेषु सौंड है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास है क्या। जो मैंने आपको लिखाया है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसका इसी का ही एक रूप मानिए इसे, समानाधिकरण तत्पुरुष समास को।
ध्यान रहे, कर्मधारय समास कह लो चाहे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कह लो। मैंने क्या कहा था आपसे, तत्पुरुष समास में से ही निकला है कर्मधारय समास, और कर्मधारय में से ही निकला है द्विगु समास। अब ये ध्यान रखना, आप कर्मधारय समास यहीं पर ही पढ़ रहे हैं, कर्मधारय समास आप यहीं पर ही पढ़ रहे हैं। कौन सा समास है ये? समानाधिकरण तत्पुरुष समास कह दीजिए, या आप कह दीजिए कर्मधारय समास। अब हम कर्मधारय समास की परिभाषा की बात करें हम, तो जिस समास का हमने पढ़ा था कि जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। अभी आप भ्रमित नहीं होंगे, ये समानाधिकरण, इसमें क्या है, कर्मधारय समास में समान विभक्तियां लगाई जाती हैं, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसी को ही हम कह सकते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, तो देख सकते हैं, इसकी परिभाषा सुन लो, समानाधिकरण तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है भाई, ध्यान दें। अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात यह है कि जब समस्त पद पुल्लिंग में है, समस्त पद जब पुल्लिंग में हैं तो मध्य में चासव लगाते हैं। मध्य का मतलब कहाँ, पूर्व पद और उत्तर पद का जो मध्य है, बीच है, उसमें चासव लगाते हैं। कब? जब समस्त पद पुल्लिंग में हो। ध्यान रखना, जब समस्त पद, तीन बातें मैं लिखा रहा हूँ, लिखा क्या रहा आप लिख सकते हो, बोर्ड पर इतना जगह नहीं है, मैं उदाहरण बता दूंगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो। जब मैं बोल के बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जब कर्मधारय समास का समस्त पद, जब कर्मधारय समास का समस्त पद पुल्लिंग में हो तो पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में चासव, कैसे लिखोगे चासव? ऐसे, चे असव ऐसे लिख लो, या चासव ऐसे लिख लो, चे असव या चासव लिख देते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट डाल लो, जब कर्मधारय समास का समस्त पद स्त्रीलिंग में हो, जब कर्मधारय समास का समस्त पद स्त्रीलिंग में हो तो पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में चे, सा या चे इयम लिख देते हैं। चे, सा या चे इयम, कोई सा एक लिख लेना, चे, सा या चे इयम लिख देते हैं। कब? जब समस्त पद कौन से लिंग में हो? स्त्रीलिंग में। जब कर्मधारय समास का समस्त पद नपुंसक लिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, तब पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में चे तत् या चे इदम लिख देते हैं।
चय तत् या चय इदम लिख देते हैं। यहाँ संधि बन जाती है चय धन इदम चेदम, चय धन इयम चेयम, ऐसे भी लिख सकते हैं चेयम और चेदम, ठीक है। संधि हो जाती है यहाँ पे गुण संधि, चय धन इयम करते हैं तो चेयम और चय धन इदम करेंगे तो चेदम। आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। मैंने 3 बातें बताई हैं कि कर्मधारय समास का, देखो मैंने क्या कहा था, जिस समास में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, समान विभक्तियों का, यानी पूर्व पद में भी वही विभक्ति और उत्तर पद में भी वही विभक्ति, जिस समास में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसे हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय। तो कर्मधारय समास हम अब पढ़ रहे हैं। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है? जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब मैंने 3 बातें लिखाई कि कर्मधारय समास का समस्त पद यदि पुल्लिंग में है तो दोनों पदों के मध्य में, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में चासौ लिख देते हैं। चय असौ लिख दो या चासौ। यदि समस्त पद स्त्रीलिंग में है तो दोनों पदों के मध्य में क्या लिखेंगे? चय सा या चय इयम। नपुंसक लिंग में समस्त पद है तो दोनों पदों के मध्य में चय तत् या चय इदम लिख देते हैं। यहाँ चय सा या चय इयम, यहाँ संधि बन रही है चेयम और यहाँ चेदम। ये 3 बातें हमने की हैं। अब इनको मैं मिटा रहा हूँ, या आपने लिख ली होंगी। अब उदाहरण समझो, जैसे महापुरुष आ जाए। उदाहरण देखो, समस्त पद यहाँ लिख देते हैं, समस्त पदम। इससे भ्रमित मत होना कि सर जी आपने यहाँ समस्त पद लिखा है और यहाँ समास लिखा है। समास लिख दो या समस्त पद लिख दो या संक्षिप्तीकरण लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं विग्रह। देखो, जैसे वीर पुरुष है आ जाए, वीर पुरुष है, कौन से लिंग में है ये वीर पुरुष है? पुल्लिंग में वीर पुरुष है। पुरुष कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में है तो 2 शब्द हैं यहाँ में, एक तो वीर है और एक पुरुष है, 2 ही तो हैं। पुरुष है, ये पुरुष है लिख रहा है, ऐसे वीर को बनाऊं, वीर है, बन गया ना। अब दोनों पुल्लिंग हैं, ये समान विभक्ति लग गई। इसमें भी देखो, ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग, ये प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, ये एक वचन, ये एक वचन, हो गया। अब दोनों पुल्लिंग है तो मध्य में क्या लगा दो? चासौ। मध्य में हमने क्या लगा दिया? चासौ। लो भाई, हो गया उत्तर। वीर पुरुष है का समास विग्रह करना है। वीर है पुरुष है, वीर है चासौ पुरुष है, ठीक है। ऐसे ही आ जाए आपको महापुरुष है, महापुरुष है तो आप कर सकते हैं। एक तो आपके पास है महा और एक है आपके पास पुरुष, 2 पद हैं, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। अब महाशब्द नहीं होता, आपको शब्द होता है महत। क्या होता है? महत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग समझ लो। ये महत जो है ना, ये नपुंसक लिंग है। हमें तो पुरुष तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में क्या होता है ये लिखना है, समझने ना। महत तो नपुंसक लिंग है। अब इसका पुल्लिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। महान। महान स्त्रीलिंग होता है महती और नपुंसक लिंग होता है महत। देखो, पुल्लिंग में होता है महान, ये तो पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में होता है महती और नपुंसक लिंग में होता है महत। समझे क्या? ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। ये महान पुल्लिंग है, महती स्त्रीलिंग है, महत नपुंसक लिंग है। तो अब महान, हमको पुल्लिंग की जरूरत पड़ी है तो हमने क्या लिखा? महान। क्या लिखा है? महान। ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग, ये प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, एक वचन, एक वचन। अब मध्य में क्या लगा देंगे? चासौ। अब समझो आप, यदि आपको महत धनम आ जाए, महत धनम यह आ जाए, महत धनम। अब धनम तो नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग के लिए क्या लिखेंगे आप? महत, महत और धनम, ऐसे ही तो लिखोगे भाई। ये नपुंसक लिंग, ये भी नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग जब समस्त पद हो, ये नपुंसक लिंग है समस्त पद,
तो समास विग्रह करेंगे तो मध्य में क्या लगा देंगे, चेतत, चेतत या चे इदम, यही तो लगाने हैं। ये मैंने लिख दिया, आपका समास विग्रह हो गया। जैसे आ जाए उदाहरण में किताब में से ले लेता हूँ, पीताम्बरम, जैसे आ जाए पीताम्बरम, पीताम्बरम, लो भाई, अम्बरम नपुंसकलिंग शब्द है। तो देखो पीत एक शब्द तो है हमारे पास, पीत, पीत मन होता है पीला, अंबरम मन होता है वस्त्र, अंबरम, ये नपुंसकलिंग है तो इसको भी नपुंसकलिंग बनाओ, पीतम नपुंसकलिंग हो गया, अंबरम जैसे इन पीतम नपुंसकलिंग हो गया। जब दोनों पद नपुंसकलिंग हैं, ये भी नपुंसकलिंग, ये भी नपुंसकलिंग, ये प्रथमा विभक्ति, ये विभक्ति, ये एक वचन, ये एक वचन, तो मध्य में नपुंसकलिंग में क्या लगाएंगे, चेतत, क्या लगाएंगे, चेतत, लगा दिया हमने। आगे बात करते हैं, ये ध्यान रखो, अब थोड़ा सा आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये चासव, चासव, चेतत, चेतत आपने लिखा नहीं ना मध्य में, तब भी आपका उत्तर सही है, समझे। आप लिख देते वीर है अलग, पुरुष है अलग, सही हो जाता। महान पुरुष है, महत धनम, पीतम अम्बरम, ऐसे लिख देते तब भी आपका उत्तर सही है, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम। अब इसमें आप ध्यान रखें, मलिनम नपुंसकलिंग है, तो आप तो ऐसे करोगे, कज्जल एक शब्द तो है हमारे पास कज्जल, और एक शब्द है मलिनम। अब मलिनम नपुंसकलिंग, तो इसको भी नपुंसकलिंग बनाओ, कज्जलम, ठीक है, नपुंसकलिंग में हलंत लगा दो, कज्जलम, ये नपुंसकलिंग, ये भी नपुंसकलिंग, ये प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, ये एक वचन, ये एक वचन, तो करें क्या। अब क्या लिखेगा आप लिखोगे चेतत, मुझे पता है, भरोसा है, क्योंकि नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग है, दोनों पदों के मध्य में क्या लिखाएंगे, हमने लिखाया था ना अभी, जब समस्त पद नपुंसकलिंग में हो तब दोनों पदों के मध्य में चेतत या चे इदम लिखते हैं, लिखाया था। अब वो नहीं लिखना। काजल के समान मलिन, यहाँ पे विशेषण और विशेष नहीं आए, यहाँ पे आए हैं उपमान और उपमेय। भाई यहाँ समानता दिखाई गई है, काजल के समान मलिन, तो दोनों पदों के मध्य में इव आएगा, क्या आएगा, इव। ध्यान रखना इन चीज़ों का, जब हम विस्तार से बात करेंगे समास के ऊपर तब आपको और बेहतर ढंग से समझाएंगे, ठीक है। अगला उदाहरण है नील कमलम, नील कमलम, नील कमलम, नील और कमलम दो ही शब्द तो हैं, नीलमन नीला, कमलमन कमल। अब ये नपुंसकलिंग है तो इसको भी नपुंसकलिंग बनाओ, नीलम बना दिया, मध्य में क्या लगा देंगे, चेतत, क्योंकि दोनों नपुंसकलिंग हैं, चेतत कमलम, नीलम चेतत कमलम, ये हो गया। अब यहाँ इव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ विशेषण और विशेष हैं, इसलिए नहीं लिखा। वहाँ पे उपमान और उपमेय था, अब आपको समझाना पड़ेगा कि उपमान और उपमेय भी क्या होता है। मीन नैनम, अब देखो मीन नैनम, आपको मीन नैनम आया है, मीन नैनम, मीन मन होती है मछली, मछली के समान नैन, ये है उपमान और उपमेय, मछली के समान नैन, ये नैनम तो है उपमेय और मीन क्या है यहाँ पे, उपमान, तो मीन नैनम, मीन नैनम। अब मीन मन होती है मछली, मीन मन क्या होती है, मछली। अब मछली के समान नैन, मछली के समान नैन, मीन है, मीन पुल्लिंग होता है, मीन है इव नैनम, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है इसलिए दिखाई नहीं देता, आप लगा भी सकते हो विसर्ग, मीन है इव नैनम, मछली के समान नयन, मछली के समान नयन। अब यहाँ उपमान और उपमेय हैं इसलिए इव लगा दिया। आगे मुख कमलम, मुख कमलम,
इसको कैसे करोगे? कमल के समान मुखी तो करोगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, मुख कमलम, मुख कमलम, मुखम कमलम इव, इव पीछे चला गया। कैसे चला गया कि मध्य में क्यों नहीं लगाया? भाई मुख के समान कमल नहीं, मुख कमल के समान। जैसे कमल खिल रहा है या खिलता है वैसे ही मुख खिलता है। तो मुख कमल के समान, समान जब पीछे जा रहा है तो पीछे आएगा, ध्यान रखना। जहाँ जिससे विशेषता बताई जाती है, जैसे मुख की विशेषता किससे बताई जा रही है? कमल से, तो कमल के बाद इव आएगा। जैसे विशेषता किससे बताई जा रही थी? मछली से, तो मछली के बाद क्या आ गया? इव। विशेष मलिन, ध्यान दो, किससे विशेषता बताई जा रही थी? काजल, काजल के समान मलिन, तो काजल के बाद क्या आएगा? इव आएगा। जिससे समानता बताई जाए उसके तुरंत बाद ही क्या आता है? इव। तो ये उदाहरण हो गए हमारे कर्मधारय समास के। अब हमने इसमें एक स्त्रीलिंग का नहीं लिया, पुल्लिंग ले लिया, नपुंसक लिंग ले लिया। जैसे एक स्त्रीलिंग का इधर ले लेते हैं, जैसे रम्य वाटिका, रम्य वाटिका, ठीक है। जैसे कुनारी, कुनारी, दो उदाहरण ले लेते हैं। रम्य, एक शब्द है आपके पास रम्य और एक है वाटिका। अब वाटिका स्त्रीलिंग है तो रम्य को भी स्त्रीलिंग बनाओ, रम्या। अब मध्य में क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग है तो चैसा, चैसा, यही तो लिखेंगे, रम्या चैसा वाटिका। ये समास विग्रह हो गया। कुनारी, जब कु आ जाए तो स्त्रीलिंग में नारी है तो कुत्सिता होएगा। क्या होएगा? कुत्सिता। और नारी ज्यों का त्यों, कुत्सिता नारी। बीच में लिख दो चैसा, चैसा लिख दो या चैयम लिख दो, आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अब यदि यह कुपुरुष होता, देखो उदाहरण, कुपुरुष, कुपुरुष है, कुपुरुष है होता तो पुरुष तो पुल्लिंग है, तो कुत्सित है लिखते हम। क्या लिखते? कुत्सित है। भाई यहाँ नारी स्त्रीलिंग था इसलिए कुत्सिता, और ये पुरुष पुल्लिंग है तो कुत्सित है और पुरुष है। मध्य में क्या लगा देंगे? चासौ, क्योंकि पुल्लिंग है, मध्य में क्या लगा देंगे? चासौ। तो ये कर्मधारय समास भी आपका विद्यार्थियों कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। द्विगु समास लेकर आएंगे, अच्छे ढंग से समझना। अभी आपको सूक्ष्म दृष्टि से ये समास बताए जा रहे हैं, जब व्याकरण को हम पढ़ाएंगे विस्तार से तो और अच्छे ढंग से। ये इस वीडियो को कक्षा 8 के बच्चे देख सकते हैं, 9 के देख सकते हैं, 10, 11 और 12 के सभी विद्यार्थी आप देख सकते हैं। आपकी भलाई है देखने में और समझने में। धन्यवाद।